हेलो नमस्कार। मैं हूँ बाबूराव भोसले। जैसे कि आपने एक पहला वीडियो मेरा देखा था, उसमें मैंने एक्सपोर्टर को नया एक्सपोर्टर को क्या नया नया प्रिकॉशन लाना जरूरी है उसी के ऊपर मैंने बात किया था। चाइना से कुछ फ्रॉड के बारे में भी बात किया था। तो आज हम जानेंगे कि चाइना से जो भी केस आ रहा है, जो फ्रॉड केसेस आ रहा है या कोई भी कंट्री से फ्रॉड केस इंडिया में हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, उसी के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। तो बेसिकली मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो फ्रॉड चीज़ हो रहा है वो मैक्सिमम केसेस हम लोग नोटिस कर रहे हैं वो चाइना से ही हो रहा है। चाइना में 2-3 सी पोर्ट है, वहाँ से सब कार्गो आता है। और लास्ट ईयर का रिकॉर्ड से जो हमें चीज़ हमको नोटिसेबल हुआ है वो 192 कंटेनर्स का शिपमेंट है। उसी में चोरी का मैटर इन्वॉल्व हुआ है। जो चाइना से वहाँ कॉपर करके भेज रहा था, यहाँ इंडिया में मट्टी, पत्थर, सीमेंट्स के ब्रिक्स, ऐसा सब एक्चुअल मटेरियल छोड़ के ये रॉ वेस्टेज आने चालू हुआ है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि वो चोरी ना होने के लिए क्या क्या चीज़ का प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया था कि इंडिया से लोग यहाँ से कोई भी शिपर नया हो तो इंडिया से चाइना भेजते, नया कोई भी एक्सपोर्टर हो तो भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इंडिया से जो भी खरीद रहा है माल तो चाइना में अपना आदमी को भेजता है। वहाँ जाके उसके सामने, मैंने बताया था वैसा ही, कि सामने उसके स्टफिंग करते हैं, जो भी माल है वो कंटेनर के अंदर फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद फिर पेमेंट करके वेरीफाई करते हैं कि आज पर डॉक्यूमेंट जितना वेट लिखा है उतना कार्गो मैंने कॉपर का भर दिया करके। और वो जो इंडिया का बंदा जो भी यहाँ से जा रहा है उसके सामने उसको शिपिंग सील लगा जाता है शिपिंग कंपनी का। माने जो भी शिपिंग कंपनी एम्प्टी कंटेनर देते हैं उनके साथ एक सील भी देते हैं कि अपना कार्गो भरने के बाद ये सील लगा सकते हैं। वो सील कंटेनर फिर शिपिंग लाइन के कस्टडी में जाएगा पोर्ट में, और वो उन लोग लोडिंग करते हैं। तो जैसा कि उन लोग की मैं बताया कि उनके सामने स्टफिंग होने के बाद, सीलिंग करने के बाद, माने छोटा सेफ्टी सील होता है शिपिंग लाइन का, वो सील लगाने के बाद फिर चोरी क्यों और कैसा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, जब भी इंडिया से जो भी बंदा उसके सामने स्टफिंग हो रहा है, सीलिंग हो रहा है, तो लास्ट टाइम का वीडियो में मैंने बताया था कि पोर्ट के अंदर सब रिस्ट्रिक्ट एरिया होता है, वहाँ थर्ड पार्टी पर्सन को कोई अलाउ नहीं होता। वो इंडिया में भी है वैसा ही है। तो उसके लिए कोई स्पेशल पास का परमिशन निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट उसके लिए परमिशन देना भी जरूरी होता है। अभी जो लोग चोरी जानबूझ के, अगर चोरी का ही प्लान है तो इंडिया से जो बंदा जा रहा है उसका फैक्ट्री में स्टफिंग देखने के लिए, सीलिंग देखने के लिए, तो वो ऑब्वियसली वो लोडपोर्ट में आपको अलाउ नहीं करेगा जाने के लिए। कोई भी बहाना करके वो बोलेगा कि वहाँ चाइना का लोडपोर्ट में वहाँ थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं है, ऐसी बात होगी। तो बेसिकली वो सब उनका वर्ड में नहीं आना चाहिए। हम लोग का जब ये एग्रीमेंट होता है तभी वो एग्रीमेंट में स्ट्रिक्टली कंसिडर करना चाहिए कि आप स्टफिंग को जैसा हमें अलाउ कर रहे हैं, सीलिंग को अलाउ कर रहे हैं, पेमेंट हमारे सामने कर रहे हैं, वैसा ही हमारे जो बंदा है इंडिया से प्रोजेक्ट जा रहा है चाइना में, उनको चाइना पोर्ट पे गेट तक उनको अलाउ करिए। ताकि होगा क्या, जो इन बिटवीन जो चोरी हो रहा है तो उनको एक चांस नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर उन लोग हमको अलाउ नहीं करता है तो उस सब चीज में हम लोग स्ट्रिक्टली ना ही बोलना चाहिए। अगर वो नया सप्लायर है, भेजने वाला नया है, उसका रेपुटेशन कुछ अपने को मालूम नहीं है, मार्केट में कैसा उसका रेपुटेशन है वो हमको कुछ पता नहीं है, फर्स्ट टाइम हम लोग करोड़ों रुपए में पैसा डाल रहा है कॉपर सस्ता लेने में, तो ये सब चीज में हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। हम लोग अगर इंडिया से कोई बंदा जा रहा है वहां तो ऑब्वियसली वो सीलिंग स्टफिंग तो सामने देख रहा है, तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको ड्राइवर के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज वो ओन व्हीकल भी लेके जा सकता है। ऐसा वर्ल्ड में कोई भी सी पोर्ट नहीं है कि पोर्ट का पास का गेट एंट्री परमिशन लेके वो नहीं जा सकता है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ऑब्वियसली वो जा सकता है। तो अपना कार्गो की केयर करने के लिए अगर इंडिया से बंदा अगर चाइना तक जा रहा है तो चाइना फैक्ट्री से चाइना का पोर्ट में 30-40 किलोमीटर ले वो क्यों नहीं जा सकता है? वो जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी चोरी कैसा होता है मैं बताता हूँ। जब भी कोई भी बहाना करके बोलते हैं कि हम लोग लोड पोर्ट का चाइना का पोर्ट में जाने के लिए हम लोग के पास नहीं मिल सकता है, तो पास नहीं मिल सकता है, ये उनका कहानी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि उनको कुछ बहाना करके बोलना है कि पास नहीं मिलता है। पास नहीं मिलता है बोलेगा तो कोई फिर आगे का रास्ता चोरी करने के लिए उसको कंप्लीटली फ्री है। ड्राइवर ही वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, उसको चोरी करने का सभी क्राइटेरिया पता है, क्या कैसा चोरी करना है, कैसा माल निकालना है। उन लोग का एक गैंग होता है, उन लोग का एक पूरा टाइप होता है।
तो उन लोग, मैंने जो 10 साल ओल्ड केस में बता दो आपको, अभी रिसेंटली में कुछ लॉ के अंडर जो चीज़ है अभी रिसेंटली क्लेम चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसी के बारे में बात और यूट्यूब में डालना वो मेरे लिए हमारे कंपनी के लिए भी वो अलाउ नहीं रहेगा। तो मैं 10 साल पुराने की कुछ इन्वेस्टिगेशन केसेस है उसके बारे में बताता हूँ कि इंडिया का गुजरात के कोई एक्सपोर्टर है, उसने 5 कंटेनर मंगाया था। एक कंटेनर का वैल्यू था 1,20,00,000, ऐसे 5 कंटेनर थे, लगभग 6 करोड़ का माल था। 6 करोड़ का कॉपर उन्होंने मंगाया था 5 कंटेनर में। 6 कंटेनर मंगाने के बाद, 10 साल की पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, नावाशियों में सर्वे किया था। 6 करोड़ का माल यहाँ मंगाने के बाद जब भी उसने ऑर्डर दिया था तभी चाइना में अपना बंदा भेजा था, इंडिया से, गुजरात से वो चाइना चला गया। 5 कंटेनर के अंदर जो स्टफिंग किया कॉपर, वो ओरिजिनल माल था, माल सही था, क्वांटिटी भी सही था। वजन करके वेरीफाई किया, सील उनके सामने लगाया। फिर पोर्ट का कहानी वैसा, ड्राइवर के साथ कोई नहीं जा सकता है, ड्राइवर अकेले जाएगा। तो सीनियर क्या हुआ था, वो लोड पोर्ट से फिर फैक्ट्री से लोड पोर्ट का जो डिस्टेंस है तांजिन पोर्ट चाइना में, तो उसका 62 किलोमीटर डिस्टेंस था फैक्ट्री से, जहां माल स्टफिंग किया था, वेरीफाई किया था, जो इंडिया का बंदा ने सामने वेरीफाई करके सील लगाया था। 62 किलोमीटर की डिस्टेंस में हार्डली जाने के लिए 2 घंटा लग सकता है, 3 घंटा लग सकता है, 4 घंटा लग सकता है, नॉट मोर देन 5 आवर्स, करेक्ट। उन लोग को पहुँचने के लिए कभी कभी 2 दिन लगते हैं, कभी कभी 1.5 दिन लगते हैं, कभी कभी 3 दिन लगते हैं। उसका क्लेरिफिकेशन आज तक हमें कभी मिला नहीं है। हम लोग कोशिश किया कि उसका लोड पोर्ट का बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करके उसका एविडेंस ले, तो वो सब हमें कोई देते नहीं है, क्योंकि भेजने वाला ही चोर होता है। तो उनका जो हमें चाहिए वो चीज़ हमें कभी नहीं देगा। अभी उन लोग चोरी कैसा करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जब भी उन लोग फैक्ट्री से 62 किलोमीटर के डिस्टेंस में वो 5 भी ट्रेलर के ऊपर कंटेनर लोड करके लेके जाते हैं, 62 किलोमीटर के अंदर उन लोग को पूछने वाला कोई है ही नहीं। जैसा वो फैक्ट्री में लोड किया, इंडिया से बंदा गया, वो फैक्ट्री में बैठा रहा, वो 5 गाड़ी जो भी था, 5 गाड़ी का ट्रेलर ड्राइवर, उन लोग अपने अपने कंटेनर लेके पोर्ट की तरफ रवाना हुए। पोर्ट में जाने के पहला 62 किलोमीटर के डिस्टेंस के पहला उन लोग का पूरा टाइप होता है, उन लोग को पूरा प्री प्लान होता है। 5 कंटेनर के अंदर जितना कार्गो है उतना ही कार्गो का वजन का, सीमेंट ब्रिक्स भरने का, पत्थर भरने के, बड़े बड़े पत्थर भरने के, मट्टी भरने का, फर्टिलाइजर भरने का, वही वेट को वो ऑलमोस्ट मैच करने की कोशिश करते हैं। बट चोरी करने वाले को भी डर रहता है कि मैं किसी को कोई देखे ना, उसके अलावा फटाफट अंदाज से वो क्वांटिटी भर के फिर भेज देते हैं। उनको पकड़ने का रास्ता ये हमको मिलता है इंडिया में कि एक्चुअल जितना वेट डिक्लेयर किया है उतना वेट हमको मिला कि नहीं है। कोई चोरी करने वाला इतना तो वजन करके तोल ताल के करके नहीं करेगा, वो फिर फटाफट माल निकालेगा, दूसरा कोई भी रफ मटेरियल भर के फिर वापस सील लगाएगा। अभी चोरी करने का जो तरीका है वो मैं बताता हूँ। अगर आप सोचते होंगे कि कंटेनर को सील लगाया माने कोई चोरी नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सील लगाने के बाद भी कंटेनर को चोरी हो सकता है। चोरी का दो या तीन अभी तक रिसेंटली फिलहाल जो मालूम हुए वो 2-3 तरह के हैं। जो कंटेनर को 2 दरवाजे होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। कंटेनर का लेफ्ट साइड जो दरवाजा है उसको बेसिकली सील कोई लगाते नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड का दरवाजे को रोकने के लिए राइट साइड का दरवाजा जो है उसके सामने एक स्टॉपर प्लेट होती है उसको होल्ड करने के लिए। तो लेफ्ट का दरवाजा, जब तक राइट का दरवाजा नहीं ओपन करेगा तब तक लेफ्ट का खुलेगा नहीं। तो ये लेफ्ट साइड का दरवाजे को कोई सील करने का कोई दरकार ही नहीं होता है। अभी राइट साइड का जो दो में से एक दरवाजा राइट साइड का जो है, राइट साइड का दरवाजे को हर एक दरवाजे में एक लेफ्ट का दरवाजा और राइट का दरवाजा, राइट का दरवाजे में 2 लॉकिंग बार्स होते हैं। कंटेनर को लॉकिंग बार होते हैं, टोटल 4 बार्स होते हैं लॉकिंग बार्स। लेफ्ट का डोर को 2 होते हैं, राइट का डोर को 2 होते हैं। तो राइट साइड के जो 2 लॉकिंग बार्स है, तो लॉकिंग बार्स मैकेनिज्म को रिबिट से फिक्स किया जाता है, रिबिट्स या नट बोल्ट से फिक्स किया जाता है। उसको जो क्लैम कीपर जो है, जो जहां सील लगाने का पोर्शन, जो हॉरिजॉन्टल जो रॉड दिखता है उसको होल्ड करने के लिए उसके ऊपर रिबिट होते हैं। कोई 8 mm का साइज का नट बोल्ट भी होता है। तो उसको काटने के लिए उन लोग फाइन ब्लेड यूज करते हैं, एक्सो ब्लेड का यूज करते हैं। एक्सो ब्लेड से क्या करते हैं, डोर का पैनल और रिबिट के अंदर जो फिक्स किया हुआ क्लिप होता है, तो क्लिप के अंदर एक 5 mm का गैप होता है। तो गैप के अंदर वो ब्लेड जाएगा, उतना जगह रहता है। फिर वो एक्सो ब्लेड से घस के
उन लोग काटने की कोशिश करते हैं। काटने के बाद फिर दरवाज़ा सील के साथ कंप्लीटली राइट साइड दरवाजा ओपन होता है। दोनों दरवाजा खोल के अपने फोरक्लिप यूज़ करके जो मटेरियल भरा था वो पूरा बाहर निकाल के फिर उसके अंदर सेम ऑलमोस्ट सेम वजन का दूसरा कोई वेस्ट मटेरियल उसमें भर देते हैं। वो वाला मटेरियल यहाँ भेजने के बाद अंदर भरने के बाद फिर दरवाजा लगाने का तरीका बताता हूँ। राइट साइड का अंदर का जो दरवाजा नट बोल्ट था उसको स्टिक वाला ग्लू मटेरियल यूज़ करते हैं। तो ग्लू मटेरियल अंदर लगाने के बाद उसके ऊपर यम सील लगा देते हैं और अंदर से चिपक के फिर बाहर से नट बोल्ट टाइट करके फिर वो फिक्स हो जाता है। वो बिना सील तोड़े उसमें ऐड करता है। मैं चाहे तो आपको एक वीडियो में उसमें ऐड कर दूंगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस पता चलेगा कि कैसा चोरी होने का तरीका है। तो बेसिकली ये सब चोरी का तरीका आजकल चाइना भी में मिल रहा है और केसेस इंडिया में भी हो रहा है। सब चीज़ चोरी चाइना में हो रहा है ऐसा नहीं है, यहाँ इंडिया में भी हो रहा है। तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमें एग्जैक्ट स्टेज के ऊपर कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तब तक वो क्लेम प्रोसेस में नहीं होता है कि किसकी कस्टडी में हुआ, कहाँ हुआ, कभी हुआ, ये सब चीज़ के ऊपर कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए एविडेंस पाना, जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट टाइम एक गुजरात का पार्टी था तो उनके कंटेनर में कॉपर की जगह फर्टिलाइज़र आया था। फर्टिलाइज़र आया था। तो फर्टिलाइज़र के अंदर कोई चाइनीज़ का बॉटल था पानी पीने का, कोई चाइनीज़ का एक सिगरेट था, चाहे सिगरेट के ऊपर चाइना का एड्रेस था, नाम था वो ब्रांड का, प्लस शू था, शूज़ का जो शू प्रिंट होता है वो उसके अंदर आया था। अभी छोटे छोटे एविडेंस हम लोग ने सब कलेक्ट किया। वो कलेक्ट करने से बहुत बड़ा लेंथी प्रोसीजर है कि वो सब चीज़ को चाइना का एड्रेस देके उसको वेरीफाई करके कौन सा स्टेट का है। अभी ड्रिंकिंग वाटर्स बॉटल है, एक सीरियल में एक बैच में जो बॉटल बनती है उसमें लाखों बॉटल्स बनती है। अभी कैसा पता चलेगा कि कौन सा प्लांट से निकला, कभी निकला? ठीक है, प्लांट से कौन सा निकल गया वो भी हम जान सकते हैं, बट वो कभी निकला, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर को दिया था, इतना सारा बारीकी से देखना और उसका ट्रैक रखना और कौन सा एरिया से आया, इतना सब इम्पॉसिबल है। तो उसके ऊपर कमेंट करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। सप्लायर ने चोरी किया या सप्लायर का ट्रांसपोर्टेशन ने चोरी किया या शिपिंग लाइन कोई इन्वॉल्व था, इसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं और इंश्योरेंस सर्वेयर को उसके ऊपर कमेंट करना है कि कहाँ हुआ, कभी हुआ, किसके कस्टडी में हुआ। ये सब इतना डिटेल्स में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते करते इंडिया के लोग तो इतना हमें जो एविडेंस चाहिए तो इतना तो हमें मिलता ही नहीं इधर। बहुत रेयर केस होता है कि जो एक्सपर्ट लोग हैं जो रेगुलर कई सालों से काम कर रहे हैं, 50 साल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उन लोग को मालूम है कि सर्वेयर को क्या लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी क्या चीज़ पूछेगा, तो उन लोग सब एविडेंस देने का ट्राई करते हैं। बट नया लोग है जो नया से इंपोर्ट चालू कर रहा है, उनको तो इस सब चीज़ का आइडिया नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता कि ये चोरी कैसा होता है। उनको यही पता है कि मेरा बंदा इंडिया से गया था, वहाँ उसके सामने सीलिंग किया, पूरा वेट किया, वजन करने के बाद वहाँ ठीक से मिला और फिर पोर्ट में दोनों पाँचों भी गाड़ी छोड़ दिया। बट यहाँ इंडिया में आने के बाद कुछ रूल अलग है, कुछ देख रहे हैं तो सब डिफरेंट है। बात ये होता है जब इंडिया में कंटेनर आता है तो फर्स्ट नोटिस कभी होता है, मैं आपको बताता हूँ। चोरी करने वाला 1 महीना पहला करता है। चाइना से इंडिया में कंटेनर वाया सी आने के लिए 28 डेज का वाइज होता है। 30 किलोमीटर 30 नॉटिकल पर आवर शिप चलती है। कार्गो शिप जो होती है 2,000-2,500 कंटेनर लेके लोड लेके आती है। 1 किलोमीटर तक लंबा शिप होता है, उसको ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकता है, वो अपना ही लिमिटेड स्पीड से ही लेके आ सकता है। तो उसको सर्टन लिमिट होता है, वो लिमिट से आएगा। कोई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट रहेगा, आते आते कोई और दूसरा मटेरियल रहेगा, वो भी लेके इंडिया में आते हैं। तो नॉर्मली कम से कम टाइम जो है वो चाइना से यहाँ आने का इंडिया में 28 डेज का है। तो हमें एक चीज़ को फोकस करना है कि अननेसरी डिले शिप को होने के लिए लगा है क्या, इन्वॉल्व हुआ है क्या, वो पहला चीज़ नोटिस कर लीजिए। अननेसरी डिले हुआ है क्या? नॉर्मली 20-28 दिन ठीक है, 1-2-3 दिन इधर उधर ठीक है, बट ज़्यादा डिले हुआ है क्या? अगर हुआ है तो क्या रीज़न से डिले हुआ है, उसका क्लियरिफिकेशन मांग लीजिए शिपिंग कंपनी के पास। ये सब चीज़ एविडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अभी ये चीज़ नोटिस कभी हुआ ये मैं बताता हूँ आपको। जब भी कंटेनर पोर्ट से आते हैं, पोर्ट के अंदर क्या होता है, कंजेशन की वजह से पोर्ट में इतना सारा इंडिया नावाशा बोलो या कोई भी पोर्ट में बोलो, तो पोर्ट में इतना फैसिलिटी नहीं होती कि हर एक कंटेनर वहाँ स्टोर करो। तो उसको इसीलिए CMS बनाया जाता है ताकि कस्टम प्रोसेस करके सैम्पलिंग करके कुछ इंडियन कस्टम के रूल्स है, नॉर्म्स है,
वो रेगुलेशन फॉर्म करके फिर डिलीवरी निकालने के लिए, कार्गो क्लियर करने के लिए 5 डेज लगते हैं, कभी 7 डेज लगते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है कि इमीडिएटली ये सब चीज़ क्लियर नहीं होता है पोर्ट से, उसको टाइम जाता है। तो जब भी पोर्ट में कंटेनर शिप के ऊपर से उतारने के बाद शिपिंग कंपनी अपना ट्रेलर अरेंज करके उन लोग पर्टिकुलर सीएफएस के अंदर जाता है, सीएफएस कंट्री फ्री स्टेशन में जाता है। वो भी कोई 4-5 किलोमीटर नज़दीक में होता है, कोई 20 किलोमीटर अंदर, 50 किलोमीटर के अंदर के रेडिएशन के अंदर होता है। तो 50 किलोमीटर के अंदर जो इंडिया में कंट्री आने के बाद भी डिस्टेंस होता है सीएफएस के अंदर, सीएफएस के अंदर यहाँ पहुंचने के पहला इंडिया में भी चोरी होता है। सेम तरीका जो चाइना वाले करते हैं वही तरीके से इंडिया में भी सेम डिक्टो चोरी हो रहा है। अभी सर्वेयर का हालत क्या होगा बताओ, अगर उस भेजने वाले ने चोरी करके भेजा है, भेजने वाले ने चोरी किया है, उसने किया है, या इन बिटवीन हुआ है, या शिपिंग लाइन की उधर कुछ हुआ है, ट्रांसशिपमेंट में कुछ हुआ है, या यहाँ डिस्चार्ज इंडिया में होने के बाद उसको चोरी हुआ है बिना सील तोड़ के। माने सील तोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको डोर का जो हिंजेस का लॉक होते हैं वो भी रिप्लेस करते हैं, गैस कटर से कटिंग करके उसको वापस हिंजेस का लॉक लगा देते हैं, फिर रीपेंटिंग करके, कुछ पता ही नहीं चलता है। अगर सर्वेयर बहुत बारीकी से देखेगा, बहुत थोरली देखेगा तो ही वो चीज़ पता चलता है। अभी एक्सा ब्लेड से जो काटने वाला नट बोल्ट का जो मेटल्स के पार्टिकल्स है बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो हॉलो कैविटी के अंदर होते हैं, उसको भी बहुत जूम करके देखना पड़ता है। जो बोलता है ना सर्वेयर को थर्ड आई होता है, वो हिसाब से अगर सर्वेयर देखेगा तो उसको हर एक चीज़ पता चलेगा। हमारे भी कंपनी में, इंडिया में 5-6 कंपनी ऐसे है, उनमें हम लोग का भी कंपनी है। तो 5-6 कंपनी में ऐसे सर्वेयर है कि बिना सर्विस, बिना कंटेनर का सील तोड़े वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि कंटेनर के अंदर माल क्या है अभी प्रेजेंटली। उसका रीज़न ये की है कि उनका इन्वेस्टिगेशन का तरीका बहुत डिटेल में है। तो बात यह है कि डैमेज कभी पता चलता है पहली बार जब भी सीएफएस में चला जाने के बाद कंटेनर, इंपोर्टर अपना क्लियरिंग एजेंट को बोलता है कि भाई मेरे कंटेनर नावाशो पोर्ट से उतर गए हैं, कौन सा सीएफएस में आया है वो देख लीजिए और पहला वजन करके देख लीजिए ताकि मेरे को तसल्ली मिले। ये इंपोर्टर का पहला जवाब उसका क्लियरिंग एजेंट को होता है। क्लियरिंग एजेंट क्या करता है, जो वहाँ कोई एग्जीक्यूटिव भेजता है, वो जाने के बाद ट्रेस करते सभी कंटेनर, कोई ऊपर होता है, कोई नीचे कंटेनर होते हैं, सब पूरे तो ग्राउंडिंग नहीं होते, उसको जमा करके फिर वेट करते हैं। वेट करने के बाद फिर एज पर डॉक्यूमेंट पता चलता है कि 20 टन मटेरियल पर कंटेनर का कुछ मेंशन किया था, उसमें हम लोग 18 टन मिला, किसी में 17 टन मिला, किसी में 15 टन मिला। चोरी करने वाला क्या इतना तोल ताल के तो उसमें भरेगा नहीं, वो तो एक ही करेगा कि मुझे किसी को दिख के ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो हिसाब से मैं चोरी करूँ और चोरी करके मैं दूसरा माल अंदर भर के मैं इसमें से बाहर निकलूँ। चोरी करने वाला ये नहीं सोचता कि मैं घर का तिजोरी तोड़ के सामान निकाल के फिर वैसा लॉक करते बैठेगा ताकि उनको पता नहीं चलेगा। उनको क्या कंसर्न है भाई, चोरी करके माल मिला वो निकल जाएगा, सीधी सी बात है। वही तो कहानी इधर भी है, वो अप्लाई होता है। तो बेसिकली जब भी फर्स्ट टाइम पेमेंट करते सीएफएस में कंट्री आने के बाद तभी लोगों को पता चलता है कि इसमें वेट वेरिफिकेशन है। वो फर्स्ट स्टेज होता है, तभी इंपोर्टर को पहली बार पता चलता है कि भाई इसमें कुछ घपला हुआ है। तो फिर उसको टेंशन आना चालू होता है, वो बोलता है कि मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी निकालो, कौन एजेंट है बताओ। फिर वो सप्लायर को पहला फोन घुमाता है, उसको पॉलिसी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो क्या करता है, सीधा सप्लायर को फोन लगाता है। सप्लायर एकदम मीठा बात करता है, जब भी से कंटेनर वो स्टॉप किया 1 महीना जब तक रिकॉर्ड चालू नहीं होता उसका एडवांस में पैसा नहीं जाता है माल का। कभी कभी वो जब तक कोई कंप्लेंट डायल नहीं होगा तब तक वो एकदम मीठा से बात करेगा, उसको कोई डाउट ही नहीं होगा। वो बोलेगा कि बहुत अच्छा सप्लायर है, पहली बार मैंने इंपोर्ट करके भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन कर रहा है। माने वो पूरा ब्लाइंड ही रहता है स्टोरी से क्या है और क्या नहीं है। तो जब भी वो पहली बार वो सर्वेयर के बारे में पूछता है, वो बोलता है कि मेरा सीएचए ने वेट कर लिया सीएफएस में, उसमें 2 टन 3 टन 4 टन जो भी शॉर्टेज है उसके ऊपर में रिपोर्टिंग करता है। बोलता है कि इंश्योरेंस कंपनी का मुझे नाम दे दो, नंबर दे दो ताकि मैं इंश्योरेंस क्लेम फाइल करूं कि आपने कितना भरा था, कितना वेट था, वो भी मुझे डिटेल दे दीजिए। फिर वो बोलता है कि तुमने तो इंडिया से आदमी भेजा था, उनके सामने वेट कर दिया, वेट करने के बाद सीलिंग भी उनके सामने लगाया, तो मेरे तरफ से मैंने तो क्लियर कर दिया, आपका बंदा को पूछ लीजिए, फोटोग्राफ्स एविडेंस है, चाहिए तो मैं भी भेज देता हूँ। ऐसा सब कहानी उनका चालू होता है। माने दे स्ट्रेट अवे उनका स्टैंड पूरा क्लियर कर दिया था कि मैंने पूरा भर के आपको मटेरियल भेज दिया। बात यहाँ चालू होता है कि जब भी वो इंश्योरेंस कंपनी का नाम मांगता है, सर्वेयर का नाम मांगता है, तो फिर वो देना चालू कर देता है
देने के बाद सर्वेयर का रिक्वायरमेंट जो होता है ना, वो फील्ड में जाने के बाद फिर सप्लायर ने कहा कितना बजे कंट्रैक्ट फैक्ट्री से छोड़ा था, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया था, कितना साल से वो ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए काम कर रहा है, वो ड्राइवर कितना साल से उनके काम कर रहा है, उसका आधार कार्ड दे दो, उसका आइडेंटिटी प्रूफ दे दो, उसका नंबर दे दो, आपका ऑफिस का एड्रेस किधर है, मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है। ये सब बात जब इलीगली चालू हो जाता है तभी वो बंदा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है, ईमेल डिस्कनेक्ट करता है, ईमेल पूरा बाउंसिंग बैक हो जाता है, फिर रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिलता है, फ़ोन के ऊपर कुछ कॉपरेशन नहीं होता है। माने सप्लायर कंप्लीटली चीट करके वो वहाँ से निकल जाता है। वो कम से कम 5-6 करोड़ रुपए कमा देता है एक शिपमेंट के अंदर। और ये सब फ्रॉड होने के बाद जब इस सर्वे इंपोर्टर का जब पता चलता है तभी वो हैरान हो जाता है बेचारा, कुछ नहीं पता चलता है। अभी फर्स्ट टाइम तो इंपोर्ट किया है, 6 करोड़ रुपए मैंने पैसा डाल दिया, बट यहाँ मुझे अभी कंटेनर के अंदर शॉर्टेज आ रहा है। वो तो बहुत परेशान हो जाता है। और हमको पहला फ़ोन आ जाता है, हमको बोलते कि सर जी हमको कंट्री के अंदर शॉर्टेज मिला है, हमको परेशानी हो रहा है, कॉपर मंगाया 6 करोड़ का माल है, आप आ जाइए, आप सर्वे कर लीजिए, क्या है क्या नहीं मुझे पता नहीं है, कल एग्जामिनेशन हो रहा है, आप आ जाइए। ये कहानी चालू होता है। हम लोग बोलते हैं कि यू सेंड एन ईमेल कि क्या उसमें डैमेज है, क्या कितना शॉर्टेज मिला, आप मुझे लिख के भेज दीजिए कि ये कंट्री में इतना शॉर्टेज, ये कंट्री में इतना शॉर्टेज, कभी आपको पता चला। फिर हम लोग का स्टोरी स्टार्ट हो जाता है। हम लोग का इंश्योरेंस सर्वेयर का रोल वहाँ से चालू होता है। हम लोग वहाँ जाने के बाद, CFS में जाने के बाद, सील जैसा था शिपिंग लाइन का डॉक्यूमेंट पे, जो एम्बॉसमेंट में जो सील नंबर है, सब कुछ एज इट इज़ है। सील में कोई घपला नहीं है, सील में कुछ भी, सील चेंज ही नहीं किया, सील तोड़ा ही नहीं है, तो सील क्यों चेंज होगा? जो सप्लायर जो इंडिया से बंदा वहां भेजा था उसके सामने जो सील लगाया था वही सील हमको उधर मिला। उसमें मुझे एम्बॉसमेंट का वेरिफिकेशन हुआ, सील नंबर का वेरिफिकेशन हुआ, कलर मैच हुआ, सब चीज़ मुझे टैली हुआ। उसको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वगैरह चेक किया, वो कोई टूटा भी नहीं था, वो सील भी इंटैक्ट था। खींचने के बाद भी पता चला उसके ऊपर छेड़छाड़ किया गया, कोई मार्क्स है क्या, वो भी पता चला, वो सील वगैरह ठीक है। तो हमने जब दरवाजे को पूरी तरीके से देखना चालू किया तो सब जगह सब रिविट है, एक जगह से बोल्ट है। सब जगह रिविट्स है और एक जगह बोल्ट है। कभी कभी होता है सब जगह बोल्ट है, एक जगह रिविट है। कभी कभी ऐसा होता है सब जगह रिविट है, सभी रिविट में से एक रिविट नया है, बाकी सब पुराने है। कभी कभी ऐसा होता है सभी रिविट नया है और एक रिविट बहुत पुराना है। माने एक चीज मैच नहीं हो रहा है, ये तो पता चला। बाहर से देखने के बाद कुछ ना कुछ डोर में छेड़छाड़ी किए, वो भी पता चला। कभी कभी ऐसा होता है सभी बोल्ट्स एक जैसे नया जैसे, एक ही कंपनी के, एक ही साइज के, और मैन्युफैक्चर का सिंबल होता है ना, वो अलग होता है। M08, M19, N15, वो जो सीरियल है उससे पता चलता है कि ये सीरियल का बिलोंग्स नहीं है। वो चीज़ फिर हम लोगों के सर्वेयर को हर चीज़ क्लियरिफिकेशन हो सकता है, बस उसको बारीकी से देखना है, डिटेल में देखना है। सर्वेयर को जाने के पहला इन्वेस्टिगेशन इतना थोरोली देख, उसको सर्वेयर मीन्स थर्ड आई, जब तक वो थर्ड आई ओपन नहीं होगा तब आपको पता नहीं चलेगा। जब तक इट मीन्स जब तक आप डिटेल में देखोगे नहीं तब को आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपको डिटेल में देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर्वेयर जाने के बाद मैं तो कंटेनर के सामने किसी को लेता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ मेरा इंस्पेक्शन चालू हो गया, आप आधा 1 घंटे के लिए आप साइड में खड़े रहो ना, ये तो इधर मत आओ, बेस्ट मुझे अकेले को काम करने दो। फिर मैं वहां इन्वेस्टिगेशन करते पूरा जमीन के ऊपर झुक के पूरा मैं कंटेनर को बॉटम से टॉप तक पूरा डिटेल में बारीकी से देखता हूँ कि वहां क्या कंटेनर को बॉटम का पोर्शन को क्या क्या मट्टी लगाए, क्या उसका सैंपल लेता हूँ, फर्टिलाइजर लगाए क्या उसका सैंपल लेता हूँ, कोई हैंडल्स के ऊपर किसी का मार्क्स है क्या उसका जूम फोटो लेता हूँ, उसी के ऊपर मार्क्स देखता हूँ, कॉटन से सॉबिंग करके उसका सैंपल लेता हूँ। कोई मेटल पार्टिकल्स कुछ अंदर गिरे हुए मिलते हैं, जहाँ सील पोर्शन होता है, मैं जो बात किया था आपको, एक्स्ट्रा ब्लेड से कट करते हो, उसको जूम करके मैं उसका पार्टिकल्स का फोटो लेता हूँ। फिर ओ मेटल मैच करने के लिए उसका टेस्टिंग करता हूँ। टेस्टिंग करने के बाद फिर पता चलता है दैट मेटल पार्टिकल्स बिलोंग्स टू दैट नट बोल्ट्स ओनली। तो ये सब चीज़ बहुत जरूरी होता है सर्वेयर को देखना। सर्वेयर कभी भी उस फील्ड पे जाए, चोरी का मैटर हो, फ्रॉड का मैटर हो, तो बहुत डिटेल में देखना बहुत जरूरी है। जब तक आप सर्वेयर को सब चीज़ आइडेंटिफाई और 100% वो सेटिस्फाइड नहीं है तब तक वो स्पॉट छोड़ के कभी नहीं जाना है।
सीएचओ को बोलो कि एटलीस्ट एग्जामिनेशन आपका सब एग्जामिनेशन पार्ट चालू होने के पहला मुझे 2 घंटा पहला एडवांस में बोलिए। होता क्या है, उन लोग एग्जामिनर को भी बुलाते हैं, सील तोड़ने वाले को भी बुलाते हैं, सर्वेयर को भी बुलाते हैं, शिपिंग लाइन को भी बुलाते हैं, बोलते हैं कि आ जाओ देख लो इसको, वेट कर लो और सील तोड़ लो। ऐसा इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपको थोरली डिटेल में कंट्रैक्ट का चेक करना, आपका ओन इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो इंस्पेक्शन करना, वो बहुत 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 जरूरी है। अदरवाइज आपको कुछ पता नहीं चला क्या चोरी हुआ, क्या चोरी नहीं हुआ, कहाँ चोरी हुआ। आपको सर्वेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होता है। वो चोरी कहाँ किया, कभी किया, किसने किया, इंश्योरेंस कंपनी का क्लॉज में आता है क्या, ये सभी चीज के ऊपर कमेंट करना पड़ता है। तो सब सीएचए बोलेगा कि आ जाओ और 5 मिनट में चालू करता है, हमारा एग्जाम यहां से चला जाएगा दूसरा यार्ड में, ऐसा नहीं होता है। मैटर ऑफ 6 करोड़ का मैटर है, प्लस वो पहली बार इंपोर्ट कर रहा है, उसका बेचारे का 6 करोड़ का नुकसान हुआ है। आप जल्दी में इतना सब कुछ नहीं होगा, आपको डिटेल में टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने के बाद ही पता चलेगा कि सर्वेयर उसके ऊपर कमेंट कर पाएगा कि चोरी कहाँ हुआ है। अभी चोर तो इंडिया में भी हुआ है, चाइना में भी है। चाइना को हर टाइम हम लोग ब्लेम नहीं कर सकता है, इंडिया में भी चोर है, तो हमें तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना दिन पुराना वो नट, जो मेटल पार्टिकल्स है, जो नट कट करके एक्सॉस्ट से वो जो पड़ा हुआ जो मेटल के हैलो कैविटी के अंदर जो मेटल पार्टिकल्स है वो कितने दिन पुराने हैं, वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा। फिक्स करो। एक मिनट रुक जाओ बस। कंटेनर खोलो। वो सील संभालना, सील को डैमेज नहीं होगा, सील को नुकसान नहीं हो, इस तरह से देखना। बस संभाल के रखो। खोलो खोलो। चलो अभी वापस बंद करो दरवाजा। वापस सील कंटेनर बंद करो। हाँ वापस बंद करो। रुक जाओ अभी रुक जाओ। सील इज इंटैक्ट, सील इज स्टिल देयर। लेके आओ लेके आओ। रुक जाओ। हाँ ये जो गठन था ना इधर लोग ना पैरों में स्पीकर गिरे कोई चीज की वजह से ज्यादा बोलन ना कमर में। ये वाला हिस्सा इधर रहेगा, ये वाला हिस्सा आराम से
वेल्डिंग करते होंगे ना ये तो नहीं ग्लू तो चिपका है हाँ सिंपल प्रोसेस ये तो खर्चो करने भी तैयार नहीं है चोरी करी भी साला खर्चो नहीं है लाए बच्चों को मैंने बराबर चोरी जो दरवाजा बंद करो सील संभालना सील आराम से तो फिर हुक में डालो थोड़ी से मारो या ओके जैसा कि आपने वो वीडियो में देख लिया कि कैसा उन लोग टैंपरिंग कर रहे हैं, सील तोड़ रहा है, फिर वापस लगा रहा है। यही कहानी होता है सब चीज़ में। यही चीज़ रोकने के लिए बहुत प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। लाइबिलिटी का है, इसलिए सर्वेयर को थोड़ा टाइम दे दीजिए। सर्वेयर को ठीक से थोरोली इंस्पेक्शन नहीं करेगा तो सर्वेयर को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कहाँ कौन सा स्टेज पे हुआ है। जब भी सील ओपन करने के बाद जब भी पता चलता है कि अंदर कॉपर नहीं है, मट्टी है, पत्थर है, सीमेंट्स का ब्रिक्स है, फिर सब लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते कि चोरी हुआ है, माल कुछ आया नहीं। सब लोग अंदर भागना चालू होता है। कभी नहीं करना ऐसा, किसी को अलाउ मत करिए अंदर जाने के लिए। सर्वेयर सिर्फ जाने दो, कस्टम ऑफिसर को भी बाहर रखने दो, सर्वेयर को पूरा फाइंड आउट करने दो। उसको एविडेंस क्या मिलता है, फुटप्रिंट क्या है, अंदर चाइना का बॉटल कुछ है क्या, कुछ एविडेंस मिल रहा है क्या। छोटा छोटा चीज से भी बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन जारी हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होगा तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, सब चीज मिस हो जाएगा। कभी भी रोड पे एक्सीडेंट होता है तभी पुलिस लोग जाते हैं, पुलिस लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बैरियर लगाते हैं, पूरा एरिया सील करते हैं और उन लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सैंपलिंग लेते हैं, थोरोली चेक करते हैं, थम्स लेते हैं, थम्स प्रिंट लेते हैं। तो इस सब चीज मर्डर के केस में भी ऐसा ही होता है। बेड के ऊपर मर्डर हुआ है, उसका इंस्पेक्शन करते हैं, डिटेल में इंस्पेक्शन करते हैं। तो इंस्पेक्टर जो होता है, सर्वेयर को होता है, वो इन्वेस्टिगेशन उसकी तरीके से करेगा तो ही उसको कमेंट कर पाएगा कि कहाँ हुआ है, कभी हुआ है, कैसा हुआ है और किसने किया है। सब चीज भाग के अंदर चले जाएगी तो उसमें सर्वेयर को बहुत नुकसान है। ना वो कुछ कमेंट कर पाएगा, ना कुछ डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा। इंडिया की स्विच डाल के उधर सब प्रिंट आ जाएंगे, उसको समझ में नहीं आएगा कि इंडिया का क्या क्या है, चाइना का कहानी क्या है, कहानी पूरा मेसअप हो जाएगा। इसीलिए कंटेनर खोलने के बाद कुछ भी ऐसा एविडेंस मिलता है, इमीडिएटली सर्वेयर को किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए, बस सर्वेयर अंदर जाना चाहिए। और सर्वेयर के तरीके से सर्वेयर कंप्लीट जब तक नहीं होता तब तक किसी को अंदर कंट्री के अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी उसका इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर बोल दो, ऑफिसर है उधर, उनको बोल दो हाँ माई पार्ट आई हैव कंप्लीटेड, मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, फिर आप अंदर चले जाइए। फिर वेरिफिकेशन क्या करना है, मास्टर नंबर टैली करना है, शिपिंग डॉक्यूमेंट साथ क्या आया क्या नहीं आया, ड्यूटी भरना नहीं भरना है तो कितना भरना है, रिबीट कैसा लेना है, वो सब प्रोसेस फिर चालू करो। कंटेनर का दरवाजा जब भी खोलते हैं तभी हमको पता चलता है लेफ्ट साइड का दरवाजे में कोई सील नहीं था, ताकि उधर कोई छेड़छाड़ी करने की जरूरत ही नहीं था। राइट साइड को दरवाजे को जहां उन्होंने रिबिट चेंज किया था ग्लू लगा के, एमसील लगा के, वो वाला अंदर वाला पोर्शन जब भी हम लोग देखते हैं तो अंदर एमसील क्लियरली दिखता है, एमसील नया दिखता है। बाकी एमसील से कंपेयर करेगा तो वो छेड़छाड़ी वाला एमसील दिखता है, वो एमसील अलग होता है। बाकी एमसील का कलर व्हाइट होता है, कभी ब्राउन होता है, और ये जो लोकल एमसील यूज किया वो तो पूरा ब्लैक होता है। वो अनइवन पोजीशन से उसमें पेस्टिंग किया होता है, ऐसा कोई इक्वल पोजीशन में वो पेस्टिंग नहीं करते हैं। तो
तो उसका फॉर्म जो होता है टेस्टिंग करने में उससे पता चलता है। प्लस वो जो ग्लू लगाते हैं, ग्लू क्या होता है, वो ड्रिपिंग डाउन जो मार्किंग आता है, जो भी वो पानी लिक्विड का बूंद जो नीचे दरवाजे पे आता है उसका मार्क्स वैसा प्रोमिनेंट रह जाता है, उससे पता चलता है वो उधर ही सूख गया जो ग्लू था, बट उसका मार्किंग नीचे आ गया। सर्वेयर वो सब चीज का फोटोग्राफ्स लेते हैं, उससे पता चलता है कि ये रिबिट को चढ़ी हुआ है। एक चीज क्लियर हो गया कि ये चोरी का मैटर है। अभी कंटेनर के अंदर सीमेंट ब्रिक्स आ गया तो उसके अंदर पैलेट होते हैं, पैलेट के ऊपर मार्किंग होता है, HTPP हीट ट्रीटमेंट वाला स्टैंप होता है। वो पैलेट कहाँ बनाया, लकड़ा का सैंपल ले लो, इंडिया में वो लकड़ा है, कौन सा लकड़ा है, जंगल लकड़ा है, कौन सा पाइन वुड है, वो चाइना का लकड़ा है या इंडिया का लकड़ा है, हर एक चीज को बारीकी से देखा जा सकता है, हर एक चीज को। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन करते वक्त हमेशा सर्वेयर को बारीकी से ध्यान देके हर एक चीज का सैंपल लेना बहुत जरूरी है, तो वो सैंपल से पता चले कि दैट बिलोंग्स टू विच कंट्री। कंट्री टू कंट्री पहले आते। जब भी वो पानी के बोतल पे कोई चाइना का एड्रेस है, मुझे सिगरेट मिला था, जैसा मैं बोला सिगरेट के ऊपर भी चाइना का एड्रेस था, जूता था, जूता में कंपनी का नीचे सिंबल नंबर आता है, उसके नीचे चाइनीज में भी कुछ लिखा था। तो मैंने उस जूता का जो सिंबल था उसका मैंने फोटो निकाला, फिर गूगल पे जाके उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश टू चाइनीज, तो उसमें पता चला कि शू कंपनी बनाने का नाम था। तो उससे ये चीज क्लियर हो गया कि ये चीज वहां भी हुआ है, ये दैट बिलोंग्स टू चाइना से है। अभी जो फर्टिलाइजर आया था उसके अंदर बॉटल भी है, बॉटल भी उधर सिगरेट पी के उधर ही रखा था उन लोग। मुझे को चोरी भी करने वाला इतना सोचता नहीं कि नहीं सोचा उन लोग कि वो भूल गए होंगे, वो बॉटल भी उधर रख गए, सिगरेट भी पी के उधर ही छोड़ दिया। कुछ शूज़ के मार्क भी थे उधर भी, वो सब 3-4 एविडेंस मुझे मिले। वो एविडेंस के हिसाब से मेरा रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद मैं कंट्री के बाहर आके मैं बोल दिया पार्टी की, इसको CHO को बोल दिया, एग्जामिनर को बोल दिया कि सर मेरा इन्वेस्टिगेशन पार्ट खत्म हो गया, यू कैन प्रोसीड टू योर इंस्पेक्शन। तो कस्टम का पार्ट चालू होता है। तभी ये सब कस्टम का पार्ट चालू होने के बाद फिर पार्टी हमें फ़ोन करता है, भाई मेरा 6 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा कि नहीं, पहला बताओ। बात यह है जब भी सप्लायर चोरी करके, इंटेंशनली चोरी करके यहाँ कोई थर्ड माल भेजता है, कोई अनइवन माल भेजता है, कोई जो डिक्लेयर किया था वो माल नहीं आता है, तो जब भी सप्लायर फ्रॉड करता है तभी इंश्योरेंस क्लेम में कुछ 1 पैसा नहीं मिलता है। बेसिकली पॉलिसी जो इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस जो निकाला जाता है, वो इन बिटवीन रास्ते में चाइना से जहाज के ऊपर, जहाज डूब गया, जहाज के ऊपर चोरी हो गया, जहाज से उतारते वक्त वो डैमेज हो गया, लोड करते वक्त डैमेज हो गया, यहाँ इंडिया में आने के बाद रोड का एक्सीडेंट हो गया, कोई इधर चोरी कर लिया, मानी इन बिटवीन कुछ होगा। डिस्चार्ज पोर्ट चाइना, लोड पोर्ट चाइना, डिस्चार्ज पोर्ट नावाशिवा, टू टिल CF असाइनमेंट से इन बिटवीन कुछ होगा तो उसका इंश्योरेंस क्लेम वो फाइल हो सकता है, उसको पैसा मिल सकता है। बट भेजने वाला चोरी करेगा, कुछ नहीं मिलेगा। भेजने वाले ने चोरी नहीं किया, अगर पोर्ट के अंदर छोड़ दिया, शिपिंग लाइन की कस्टडी में गया, जहाज के ऊपर चोरी हुआ, उसको पैसा जरूर मिलेगा, वो इंश्योरेंस क्लेम में आता है, मरीन ट्रांजिट क्लॉज में आ जाता है। वो होता क्या है, जब भी इन्वेस्टिगेशन सर्वेयर का कंप्लीट नहीं होगा तभी उसको रिपोर्ट स्टेट वे क्लियर नहीं होगा कि कहाँ हुआ है, कभी हुआ है। तो फिर उसके लिए सप्लायर के पास जो डॉक्यूमेंट चाहते हैं हम, जैसा कि वो लोडपोर्ट का सर्वेयर का रिपोर्ट भी भेज देते हैं, जैसा कि लोडपोर्ट में उसका सर्वे किया सर्वेयर ने और उसको मटेरियल अच्छा मिला, सील वेरीफाई हुआ, ये सब चीज़ करके कहानी पेमेंट वगैरह डाल के सब वहाँ के सर्वेयर भी सब मिली जुली होते हैं। मुझे बहुत सरप्राइजिंग है कि उन लोग को कैसे सपोर्ट देते हैं ये सब सर्वे कंपनी। वो जहाँ अच्छा रिप्यूटेड कंपनी का नाम इतना सुन के भी हम लोग, उन लोग की तरफ से ये सब चीज़ हो रहा है, तो भरोसा किसके ऊपर किया जाए, क्वेश्चनेबल मार्क है। तो जब भी इंश्योरेंस क्लेम का मैटर है तभी पॉलिसी के अंदर नहीं होता है, तो फिर जहाँ जिसने माल खरीदा, गुजरात का पार्टी जो भी था, वो फिर हैरान होना चालू हो गया। फिर पुलिस के पास गया, कस्टम वाले ने बोल दिया कि आप पुलिस के पास जाओ और पुलिस FIR करो। हमने बोल दिया कि हमें पुलिस का FIR रिपोर्ट लगेगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लगेगा, तो फिर आप हमको उनका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे दो, फिर आगे क्या है क्या नहीं चोरी के बारे में देख लेंगे। जब भी हम बोलते हैं तो जहाँ डिस्चार्ज पोर्ट नावाशिवा है वहाँ उरन गाँव में है ये, तो कोई भी सी पोर्ट के अंदर कोई नियरेस्ट पुलिस स्टेशन रहेगा, वहाँ पे ये केस लेके जाते हैं इंपोर्टर। वहाँ जाने के बाद फिर पुलिस लोग आते हैं, वो कंट्रैक्ट देखते हैं, उसमें टैंपरिंग हुआ वो भी सर्वेयर के हिसाब से वो देख लेते, फिर वो
पुलिस PSI जो भी रहेगा वो हमको सर्वेयर को सभी को बुलाते हैं। फिर हम लोग को अपना काम छोड़ के उधर अननेसरी कुछ विजिट मारना पड़ता है टू सपोर्ट। ठीक है, दैट इज नॉट अ बिग इश्यू। ठीक है, सपोर्ट देने के लिए वहां जाते हैं हम। वहां जाने के बाद हम कहानी पूरा जो इन्वेस्टिगेशन किया था, क्या तरीके से हम लोग क्या क्या पकड़ा है, क्या क्या चीज़ मैंने हम इन्वेस्टिगेशन में नोटिसेबल किया है, वो सब एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए हम लोग PSI के सामने जब भी बैठते हैं तभी फर्स्ट डाउट PSI तो हमके ऊपर डाउट करना चालू कर देते हैं। ये तो इतना तो डिटेल में आप बता रहे, तो आपने तो शुरू नहीं किया, मुझे तो डाउट है आपके ऊपर है। कहानी इससे चालू हो जाता है। माने जो चीज़ फ्रॉड को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है, इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान ना हो, कोई फ्रॉड क्लेम ना करे, तो इन्वेस्टिगेशन करने जाने वाला ही आदमी वो पहला फौजदार जो PSI लोग होते हैं उन लोग का इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को पहला फर्स्ट केस में हम लोग को पकड़ लेते हैं। फिर हम लोग का पूरा हिस्ट्री है, जितना केसेस हम लोग किया उसका एविडेंस दिखाने के बाद हम लोग प्रूफ करते हैं कि देखो ये चीज हम लोग इतना थोरली कमेंट कर रहे हैं, इतना डिटेल में बता रहे हैं, उसका रीजन है ये एक्सपीरियंस काउंट। हम लोग जो बोल रहे हैं एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। देखो पीछे वाले रिपोर्ट देखो, पीछे वाली कहानी देखो, इतने सारे रिपोर्ट में साल में कितना 180 कंटेनर 198 कंटेनर हुए, उसका कहानी फिर उनको दिखाने के बाद दे आल्सो नोज कि क्या हो रहा है। नया जब भी नया शुरुआत था तभी हमको तकलीफ हुआ, बट ठीक है, अभी एवरीवन नोज कि हम लोग का सर्वेयर क्या है। जो भी 5-6 कंपनी अच्छी कंपनी है उनका सर्वेयर क्या है, दे नोज वेरी वेल, तो उसके वो कोई इश्यू नहीं है। बट उन लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ तो सर्वेयर के हिसाब से चाइना का बॉटल मिला है, चाइना का सिगरेट मिला है, शू प्रिंट चाइना का है, तो इसका कैसी लॉज इधर नहीं होगा, आपका फाइल इधर लॉज ही नहीं होगा। उनका एक ही नॉर्म से जो स्टेट के अंदर होता है, जो तालुके के अंदर होता है, जो गांव के अंदर होता है, वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा, वही FIR लॉज होता है। उनका कहना सही है, आई फुली अग्री। फिर इंपोर्टर CHA कहा चाइना जाए इन्वेस्टिगेशन पुलिस FIR करने के लिए। इंडियन एम्बेसी में जाने के बाद पहला प्रूफ पूछते कि आपका इन्वेस्टिगेशन क्या है। सर्वेयर ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया। जब हम चीज लोडपोर्ट का चीज बारे में बात करते हैं कि कभी लोड हुआ था, कितना टाइम में ट्रक निकला था चाइना का फैक्ट्री से, कितना टाइम में फैक्ट्री से चाइना पोर्ट के अंदर पहुंचा कंटेनर, फिर ड्राइवर कौन था, उसका ID प्रूफ दे दो, कितना साल से काम कर रहा है, आप कितना साल से इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्टिंग कर रहा है, एक्सपोर्टर को हम पूछते हैं। सब ये चीज़ का जवाब हमें कुछ भी नहीं मिलता है। सर्वेयर भी वो फ्रॉड रिपोर्ट बना के भेज देता है। तो ये सब डिटेल होने के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि चाइना वाले ने क्लियर चोरी किया। इंडियन एम्बेसी में जाने के बाद इंडियन एम्बेसी बोलता है कि ठीक है, उसका लाइसेंस हम लोग कैंसिल कर देंगे, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए बैन करेंगे। बट जब भी उन लोग को छापा मारने के लिए जाते हैं इंडियन एम्बेसी वाले, उन लोग का अथॉरिटी होता है चाइना में, वहाँ जाने के बाद उनको वो एड्रेस पे जो सप्लायर था, उनका फैक्ट्री था, वहाँ तो कोई होते ही नहीं, वहाँ तो निकल जाते। कहाँ पकड़े उनको, कहाँ इन्वेस्टिगेशन करे? आजू बाजू में है वो चोरों का सब लाइन है, फैक्ट्री के आजू बाजू में लोग हैं, वो सब शामिल होते हैं उसमें। कौन किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलते, क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे आप? जैसा इंडिया में हमको तकलीफ हो रहा है, वैसा चाइना का भी अथॉरिटी को, एम्बेसी अथॉरिटी को, उनको भी तकलीफ होना चालू हो जाता है। ना कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो। अभी तक कितना, कम से कम मैं 15 साल से केस देख रहा हूँ फ्रॉड का, कंटिन्यू फ्रॉम चाइना से 15 साल में, एक साल में 200 शिपमेंट आ रहे हैं। 15 साल में सोचो आप कितने कंट्री हो गए, और एक कंट्री का 1 करोड़ के ऊपर वैल्यू होता है। लाखों कंटेनर, एक कंट्री का करोड़ों में प्राइस है। इतने सारे फ्रॉड ईयर बाय ईयर चालू ही है, और अभी तक एक भी केस ऐसा सॉल्व नहीं हुआ है कि वो चोरी करने वाले को पकड़ा है। चोरी करने वाले को पकड़ के उसको सजा दिया गया, कुछ नहीं कुछ रिकवरी किया, 6 करोड़ रुपए जो इंडिया का बंदा का लिया था उसको वापस कर दिया। ऐसा कहानी में मेरे को 21 साल हुआ कंपनी में, अभी तक मैंने सुना नहीं है। तो ये चीज़ चलते रहेगा। चोरी तो चोर को कोई पकड़ने वाला कोई है ही नहीं। चोर हमेशा एक स्टेप आगे होता है। हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग का सोच जहाँ खत्म होता है वहाँ चोरों की लोग सोच चालू हो जाता है। चोर लोग हमेशा एक स्टेप आगे ही होता है। हम लोग उनको पकड़ना इतना इजी नहीं है। तो हम लोग के हाथ में एक ही चीज़ है कि हम लोग प्रिकॉशन लेके, बहुत बारीकी से ध्यान देके, बहुत सतर्क रह के ये सब चीज़ करें, तो हम लोग को जो फ्रॉड हो रहा है वो हम लोग अवॉइड कर सकता है, कम कर सकता है, उसको कंप्लीटली अवॉइड कर सकता है। ये सब चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने क्राइटेरिया बताया था
कि अच्छे से सप्लायर ढूंढ लो, उसका रेपुटेशन देख लो। नया सप्लायर से कभी भी इंपोर्ट इतना ह्यूज क्वांटिटी में मत करिए, छोटा शिपमेंट ले लीजिए, भरोसा होने दो, 5-6 महीना जाने के दो, फिर नया शिपमेंट मंगाओ, 5 टन मंगाओ, 10 टन मंगाओ, फिर उसके बाद ज़्यादा मंगाओ। एक साथ 10 कंटेनर 5 कंटेनर बेवकूफ़ी वाली बात होती है। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी भी क्या क्लॉज के अंदर नहीं आएगा तो एक पैसा नहीं मिलेगा ना, सप्लायर वो भाग के पैसा लेके भाग के जाता है, 6 करोड़ कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कहानी यही हो जाता है कि भरोसा जब तक ना हो तो उसके साथ ज़्यादा बड़ा डील मत करिए। सप्लायर के साथ कोई भी हो, छोटा डील करिए, भरोसा जीतिए, 6 साल महीना 1 साल देख लीजिए कैसा रेपुटेशन है, 20-25 शिपमेंट कर लीजिए ताकि आपको आइडिया भी हो जाएगा। भरोसा हो तो फिर क्या कितना क्वांटिटी भी और ज़्यादा बढ़ाए उसके बारे में सोचो, बट कम क्वांटिटी जब तक भरोसा नहीं होता है तब तक कम क्वांटिटी में रख लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। देखो, चाइना एम्बेसी से पैसा इंडिया में लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ बहुत सारे इंडिया में लोग हैं, वो हर एक महीना में कम से कम 10-10 केस आते हैं, वो सब चोरी का चीज़ में फ्रॉड में फंस जाते हैं। तो इसमें उपाय एक ही उपाय है कि लोडपोर्ट में जब भी लोड हो, फर्स्ट टाइम मंगाना है, फर्स्ट टाइम मंगा रहे हो तो सप्लायर क्या उसका रेपुटेशन है वो पहला जान लो। उसके बाद मार्केट में थोड़ा पूछताछ कर लो, वो वर्ल्ड वाइड कौन सा कंट्री में माल बेचता है, कस्टमर का रेपुटेशन कैसा है, उसका फीडबैक कैसा है, वो देख लीजिए। फिर उसके बाद फिर फर्स्ट स्टेप डाल दीजिए, उसमें रेगुलेशन में कर दीजिए कि 50% अमाउंट मेरा BL से डिक्लेयर होने के बाद, रिलीज होने के बाद फिर मैं ले लूँगा। 50% एडवांस दे दीजिए, ठीक है, 10% दे दीजिए, 20% दे दीजिए, 100% पेमेंट किसी को एडवांस में मत कर दीजिए। इतना 6 करोड़ का मैटर है, 1 करोड़ एडवांस में दे दीजिए, बाकी BL रिलीज होने के बाद आप वेरीफाई कर लो कार्गो, फिर दे दो। ऐसा ही टर्म रख दीजिए। चोरी वाला तो कभी इसके लिए अग्री नहीं होगा तो उससे मंगा ही मत। क्या मंगाने की जरूरत है, अब सस्ता में मिल रहा है इसलिए उनसे मंगा रहे, नहीं मंगाने का। ये सब चोरी होने का मैटर है, तो अवॉइड करने का तो आपको सतर्क से ध्यान देके इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप ही फंसने वाले। इंश्योरेंस कंपनी अपना हाथ ऊपर करेगा, वो क्लॉज के अंदर नहीं आता, इसलिए तो मरने वाला तो है वही इंपोर्टर, उसको कोई साथ देने वाला ही नहीं। तो ध्यान देके करेगा, उतना आप चाइना का मार्केट में बच जाओगे। चाइना में 80% अबव लगभग शिपमेंट आ रहा है वहाँ कॉपर के। कॉपर सस्ता मिलता है वहाँ, इसलिए लोग वहाँ से मंगाते हैं। 300 रुपये के लगभग मिलता है वहाँ, या 500, 550, 600 रुपये मिलता है। ऑलमोस्ट 40% उसको मार्जिन मिलता है, तो लोग खरीदते वहाँ से, सस्ता मिलता है। यहाँ अच्छा पैसा हो जाता है, 1-1.5 महीने का डील में उसको अच्छा पैसा मिल जाता है, इसलिए उन लोग खरीदते हैं। देखो, व्यापार करना कोई गलत बात नहीं है, बट उसको सतर्की से करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ में एक बार बर्बाद हो गया तो उसको उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चीज़ की ये सब चीज़ के ऊपर बहुत फोकस रखिए। कोई भी डिफ़िकल्टी हो सो बी इन टच, कोई बात नहीं, I'll advise you एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई बात नहीं है। कोई भी तकलीफ हो, हमें तो महीना भर में कई 4-5 तो फ़ोन मुझे आते ही रहते कि ऐसा है कंटेनर का कहानी ये है। हम लोग का कोई रोल भी नहीं होता है, कोई पॉलिसी कोई अलग होता है। अभी मल्टीपल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग है, उनके एजेंट अलग अलग है। सभी चीज़ में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग का कॉम्पिटिटर भी कंपनी सामने होती है, तो हम लोग इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होते। पर जितना लिमिटेशंस है हमारे हाथ में, उतना हम लोग सपोर्ट करने का सोचते हैं इंपोर्टर को। तो कोई तकलीफ हो तो हमें नंबर डायल कर सकते हैं, इट्स 81082 59982। कॉन्टैक्ट तो हो ही जाएगा, वो कोई बात नहीं है, मैं यूट्यूब में डाल दूंगा डिटेल में। प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम पेमेंट करना, चेक करना, वो बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस कर लीजिए ताकि अपना इंडियन का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सेफ रहे, उसी के लिए हम लोग का प्रयास है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑल राइट, बाय।